हेलो एवरीवन, तेज सिविल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। हम यहाँ पर बायो पढ़ रहे थे और बायो में जो हमारा टॉपिक चल रहा था वो था ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम। और प्रीवियस क्लास में हमने जो पढ़ लिया है उसको हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो हम देख रहे थे जब हार्मोन का सिक्रेशन होता है, कौन से हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, तो क्या क्या परिवर्तन होते हैं मेल में और फीमेल में। मेल में क्या होता है, जनन अंगों के आकार में वृद्धि हो जाती है, स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। टेस्टोस्टेरोन, एफएसएच और एलएच हार्मोन का सिक्रेशन बढ़ जाता है, जो वॉइस है उनकी वो भारी हो जाती है। इसके अलावा प्यूबिक हेयर्स का डेवलपमेंट वहां पर स्टार्ट हो जाता है। मादा में क्या होता है, जो जनन अंग है उनके आकार में वृद्धि होती है, स्तन ग्रंथियों का विकास होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होती है, प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन, एफएसएच और एलएच हार्मोन का प्रोडक्शन होता है, स्त्रवण होता है, इनका वॉइस कैसी हो जाती है, महीन हो जाती है, मधुर हो जाती है। और इसके अलावा प्यूबिक हेयर्स का डेवलपमेंट वहां पर हो जाता है। उसके बाद हम देख रहे थे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में सबसे पहले हमने क्या देखा, वृषण कोश, स्क्रोटम देखा। स्क्रोटम क्या होता है, ये बॉडी के बाहर स्थित होता है, एक थैलीनुमा संरचना में स्थित होता है, त्वचा की बनी हुई होती है वो। और उसका जो टेम्परेचर होता है वो बॉडी के टेम्परेचर से 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड कम होता है, ताकि वहां पर स्पर्मेटोजेनेसिस हो सके और स्पर्म का मैच्योरेशन वहां पर हो सके। तो ये हमने किस में देखा था, ये हमने देखा था वृषण कोश स्क्रोटम में। इसके बाद हमने क्या देखा, इसके बाद हमने देखा टेस्टिस। अब टेस्टिस में हमने क्या देखा था वो आगे की स्लाइड्स में देखिए। टेस्टिस में हमने देखा था कि जो ये टेस्टिस है वो त्वचा की बनी हुई संरचना से तो घिरा हुआ है, वृषण कोशों से तो घिरा हुआ है, इसके अलावा 3 लेयर्स भी यहाँ पर पाई जाती है, ट्यूनिका वेजाइनलिस, ट्यूनिका एल्बुजिनिया, ट्यूनिका वेस्कुलोसा। अब वृषण की जब हम अंदर की संरचना देखते हैं तो इसमें शुक्र जनन नलिका होती है, रेता नलिका होती है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल जिसको कहा जाता है। इसमें 2 टाइप की सेल पाई जाती है, एक तो होती है प्राइमरी जर्म सेल और एक होती है सर्टोली सेल्स। जो प्राइमरी जर्म सेल होती है वो मियोसिस के थ्रू स्पर्म का प्रोडक्शन करती है, और जो सर्टोली सेल्स होती है वो क्या करती है, स्पर्म को पोषण देने का और स्पर्म का समूहीकरण करने का काम करती है। इसके अलावा यहाँ पर क्या पाई जाती है, लेडिंग सेल्स। लेडिंग सेल्स क्या करती है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का सिक्रेशन करती है, और जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है वो द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का विकास करता है। इसके बाद हमने क्या देखा, इसके बाद हमने देखा था कि जो वृषण के टेस्टिस के ऊपर जो संरचना है एपिडिडाइमिस, उसका क्या फंक्शन है, ये क्या करती है, मैच्योरेशन करती है स्पर्म का, स्टोरेज करती है और उनको ट्रांसपोर्ट करने का काम करती है। फिर वास डेफरेंस हमने देखा, ये क्या करती है, परिवहन करने का काम करती है, किसका, स्पर्म्स का। फिर हमने क्या देखा, सेमाइनल वेसिकल। सेमाइनल वेसिकल क्या करती है, ये एक तो स्टोरेज का काम करेगी, इसके अलावा सेमाइनल फ्लूइड बनाएगी जो कि सीमन का 60% पार्ट होता है। इसके अलावा ये पोषण प्रदान करने का काम करेगी, और उसमें क्या होता है, फ्रक्टोज इसमें होता है। इसके बाद हमने देखी प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड क्या करती है, जो सेमाइनल सीमन जो है उसका 25 से 30% पार्ट बनाने का काम करती है। दूध या तरल स्रावित होता है और क्षारीय होता है। इसके बाद हमने देखा काउपर्स ग्रंथि। काउपर्स ग्रंथि म्यूकस का सिक्रेशन करती है ताकि जो स्पर्म का मार्ग है वो आसान हो सके, और इसके अलावा जो तरल इसके द्वारा बनाया जाता है वो क्षारीय प्रकृति का होता है। तो जो सीमन है उसका पीएच कितना होगा, क्षारीय प्रकृति का, 7.2 से लगभग 7.8 तक, ये हमने देखा। और ये क्या करता है, वेजाइना की अम्लीयता को उदासीन करता है ताकि वहां पर जो स्पर्म है वो सरवाइव कर सके। ठीक है, स्पर्म के बारे ये हमने देखा स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस में हमने क्या देखा था कि प्राइमरी जर्म सेल्स जो है उसमें मियोसिस होता है, और मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड होता है। मियोसिस फर्स्ट के थ्रू 2 सेल बनती है जिनमें गुणसूत्रों की संख्या आधी होती है, इनमें है 46, इसमें इनमें रह जाएगी 23। और इनमें क्या होगा, इनमें मियोसिस सेकंड होगा, उससे फर्दर 2 सेल दोनों में बनेगी। तो ये जो 2 सेल बनेगी, लगभग 4 सेल बनेगी, उनको क्या कहा जाएगा, स्पर्मेटिड उनको कहा जाएगा। और इनसे स्पर्मियोजेनेसिस की प्रक्रिया के द्वारा क्या बनेंगे, स्पर्म यहाँ पर बनेंगे।
अब हम क्या देख रहे थे, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसमें हमने क्या क्या देखा, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में सबसे पहले यूट्रस देखा। यूट्रस में दो लेयर होती है, एक एंडोमेट्रियम और एक मायोमेट्रियम। इसके बाद क्या देखा, यूट्रस के नीचे ही एक संकरी संरचना पाई जाती है, आकार में संकरी होती है और निचले भाग में होती है, उसको क्या कहा जाता है, सर्विक्स या ग्रीवा। और इस सर्विक्स से क्या होता है, इस सर्विक्स से होता है म्यूकस का सिक्रेशन। म्यूकस का सिक्रेशन क्यों होता है, ताकि जो शुक्राणु है उनका मार्ग यहाँ पर आसान हो सके, इसीलिए यहाँ पर म्यूकस का सिक्रेशन होता है। फिर सर्विक्स के आगे हमने क्या देखी, वेजाइना। वेजाइना में क्या होता है, वेजाइना का फंक्शन क्या है, यहाँ पर क्या होता है, इंसेमिनेशन की जो प्रोसेस है, वीर्य सेचन की जो प्रक्रिया है, वो कहाँ पर होगी, वेजाइना में। इसके अलावा जो मासिक चक्र के थ्रू जो रक्तस्राव होता है वो किस मार्ग से होगा, वेजाइना के थ्रू। और इसके अलावा प्रसव मार्ग है वो भी कौन सा होता है, यही वेजाइना। फिर इसके बाद हमने क्या देखा, इससे निकल के जाती है, यूट्रस से स्टार्ट होती है और अंडाशय तक जाती है, कौन, फेलोपियन ट्यूब। और इस फेलोपियन ट्यूब में क्या होता है, इसके पहले ये अंडाशय देख लेते हैं। अंडाशय में क्या होता है, ओवम का उत्पादन। अब ये ओवम कहाँ पर जाता है, फेलोपियन ट्यूब में। फेलोपियन ट्यूब में ये किससे मिलता है, स्पर्म से मिलता है। और ये दोनों मिलकर यहाँ पर क्या प्रोसेस होती है, फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस यहाँ पर होती है, कहाँ पर, फेलोपियन नलिका में। फिर उसके बाद यहाँ से जायगोट बनेगा और जायगोट लगभग 6 या 7 दिन के बाद यूट्रस में जाएगा और यूट्रस की भित्ति से अटैच हो जाएगा। इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे आरोपण की प्रक्रिया। अब हमने यहाँ तक देख लिया, अब आगे हमको क्या देखना है, आगे हमको देखना है जो ये ओवरीज है उनसे हो रहा है ओवम का प्रोडक्शन। वो प्रोडक्शन किस तरीके से हो रहा है, तो वो हमको देखना है। ओवरीज से ओवम का प्रोडक्शन हमको देखना है। ओवरीज क्या करती है, ओवम का उत्पादन। और ये ओवम का उत्पादन करने की जो प्रक्रिया है उसको कहा जाएगा oogenesis। क्या कहा जाएगा, oogenesis। जैसे जो पहले स्पर्म के फॉर्मेशन की प्रक्रिया थी उसको क्या कहा जाता था, स्पर्मेटोजेनेसिस। इसी प्रकार ओवम के प्रोडक्शन की, जो ओवम के उत्पादन की प्रक्रिया है उसको कहा जाता है oogenesis। अब oogenesis में क्या होता है, यहाँ पर भी होती है प्राइमरी जर्म सेल्स। क्या होती है, प्राइमरी जर्म सेल। अब प्राइमरी जर्म सेल्स से यहाँ पर एक और सेल बनती है और उस सेल का नाम क्या है, ऊगोनिया। क्या नाम है, ऊगोनिया। अब इस ऊगोनिया को हिंदी में क्या कहा जाता है, अंड जननी कोशिका। अंड जननी कोशिका इसको कहा जाता है। तो उगोनिया हमने देख लिया। अब ये जो उगोनिया है इसमें क्रोमोसोम की संख्या हम बाद में देख लेंगे, पहले हम देख लेते हैं कि कौन कौन से सेल्स यहाँ पर बनती है। ठीक है, तो हमने क्या देखा, उगोनिया हमने देखा। अब ये उगोनिया कुछ इस तरीके की होगी। ठीक है, अब ये उगोनिया क्या करेगी, ये उगोनिया अपने आकार में वृद्धि करेगी। क्या करेगी, आकार में वृद्धि करेगी। और आकार में वृद्धि करके ये उगोनिया आगे बन गई। उगोनिया ने क्या किया, आकार में वृद्धि किया और आकार में वृद्धि करके कुछ इस तरीके की संरचना बनी। अब इस संरचना का भी यहाँ पर एक अलग नाम है। इस संरचना का क्या नाम है, प्राइमरी ऊसाइट। ऊसाइट से आप समझ रहे होंगे क्योंकि ये ओवम से रिलेटेड टर्म है, इसीलिए इसको क्या कहा, ऊसाइट। तो ये क्या बना, प्राइमरी ऊसाइट। प्राइमरी जर्म सेल्स से उगोनिया बनी। उगोनिया क्या होती है, अंडजननी कोशिका होती है। अंडजननी कोशिका क्या करती है, अपने आकार में वृद्धि करती है, आकार में वृद्धि करके प्राइमरी ऊसाइट यहाँ पर बना लेती है। अब ये जो प्रोसेस हुई है ये कहाँ पर होती है, जब गर्भावस्था चल रही होती है और गर्भावस्था में ही कोई फीमेल चाइल्ड का डेवलपमेंट हो रहा होता है, फीमेल एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो रहा होता है, तो फीमेल एम्ब्रियो में ही ये सारी प्रोसेस हो जाती है। कहाँ पर, भ्रूणावस्था में ही।
भ्रूणावस्था में ही हो जाते हैं। ये जो डेवलपमेंट यहाँ पर हम देख रहे हैं, तो ये हो गया, कहाँ पर हुआ, भ्रूणावस्था में ही। भ्रूणावस्था की बजाय आप भ्रूण लिख लीजिए कि भ्रूण में ही ये सारे डेवलपमेंट हो जाते हैं। तो प्राइमरी oocyte यहाँ पर बन गया। अब आगे की प्रोसेस क्या होगी, देखिए आप, प्राइमरी oocyte बन गया। अब आगे भी ये प्राइमरी oocyte हम बना लेते हैं। ये प्राइमरी oocyte हमने बना लिया, सेम एज इट इज है, आकार में कोई डिफरेंस नहीं है। अब ये क्या करता है, और भी सेल्स यहाँ पर होती है प्राइमरी, जैसे कि हमने तो एक ही सेल लिए, प्राइमरी जर्म सेल, फिर उगोनिया, एक एक सेल को देख रहे हैं, लेकिन जो ओवरी है, ओवरऑल ओवरी, उसमें तो बहुत सारी सेल्स होगी। तो क्या होगा, ये जो प्राइमरी oocyte है उसके चारों तरफ वो सेल्स एकत्रित हो जाएगी। कैसे एकत्रित हो जाएगी, कुछ इस तरीके से, इसके चारों ओर सेल्स बन जाएगी। और इन सेल्स को क्या कहा जाएगा, इन सेल्स को कहा जाएगा फॉलिक्यूलर सेल। फॉलिक्यूलर सेल्स इनको कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, जो बहुत सारी कोशिकाएं थी अंडाशय में, वो किसके चारों तरफ इकट्ठा हो गई, प्राइमरी oocyte के चारों तरफ, और इनको क्या कहा, फॉलिक्यूलर सेल, पुटिकीय कोशिकाएं। और इसके अंदर जो संरचना है वो क्या है, वो अभी भी है हमारा प्राइमरी oocyte। ठीक है, इसको क्या कहा जाएगा, ये जो संरचना यहाँ पर बनी इसको कहते हैं प्राइमरी फॉलिकल। प्राइमरी फॉलिकल क्या कहा जाता है इसको, प्राइमरी फॉलिकल। आप याद कीजिए, हम पिट्यूटरी ग्लैंड पढ़ते थे, उसमें हमने पढ़ा था FSH और LH, GTH के अंदर FSH और LH। FSH क्या होता था, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो वो जो हार्मोन है वो यहाँ पर काम कर रहा है। कैसे काम कर रहा है, ये जो फॉलिक्यूलर सेल्स हैं ये आकार में ज्यादा हो जाएगी। फॉलिक्यूलर सेल्स का यहाँ पर क्या होगा, डेवलपमेंट। आगे की प्रोसेस हम यहाँ से देखते हैं। तो क्या होगा, प्राइमरी फॉलिकल में जो फॉलिक्यूलर सेल्स है उनका डेवलपमेंट होता जाएगा। तो प्राइमरी फॉलिकल से बनेगा सेकेंडरी फॉलिकल, और सेकेंडरी फॉलिकल में क्या होगा, ये जो सेल्स यहाँ पर है वो डिवाइड कर लेगी संख्या में और ज्यादा बन जाएगी। तो उसको मैं बनाने से पहले प्राइमरी फॉलिकल से बना देते हैं अपन सेकेंडरी फॉलिकल। प्राइमरी फॉलिकल बन गया, और प्राइमरी फॉलिकल के बाद एक और सेकेंडरी फॉलिकल बना, फिर सेकेंडरी फॉलिकल के बाद भी एक बनेगा टर्शरी फॉलिकल। टर्शरी फॉलिकल। अब इसकी संरचना अब देख लेते हैं हम। देखिए, हमने यहाँ पर क्या देखा था, इस तरीके की संरचना। ठीक है, अब क्या है, इसके चारों तरफ सेल्स बन गई है, और सेल्स यहाँ पर कितनी बन गई है, बहुत सारी बन गई है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, FSH का यहाँ पर इफेक्ट है, तो यहाँ पर सेल्स बन रही है बहुत सारी। तो ये क्या है, ये है हमारा टर्शरी फॉलिकल। टर्शरी फॉलिकल के अंदर जो स्ट्रक्चर है, अंदर जो स्ट्रक्चर है वो तो क्या है, वो तो अभी भी क्या है, प्राइमरी oocyte। बस जो फॉलिक्यूलर सेल्स है वो डेवलप हो रही है, और डेवलप होकर अपनी संख्या में वृद्धि कर रही है। तो इसके अंदर तो क्या है, अंदर है प्राइमरी oocyte। ठीक है, ये हमने यहां तक देख लिया। अब आगे क्या होगा, आगे क्या होगा उसको देखने से पहले अब हम देखते हैं इनमें गुणसूत्रों की संख्या। देखिए, प्राइमरी जर्म सेल में गुणसूत्रों की संख्या 46 है। तो देखिए, मैं क्या करूंगी, 46 गुणसूत्रों के लिए लिखूंगी 2n, और 23 गुणसूत्रों के लिए लिखूंगी n। ये तो आपको पहले से ही पता है, 46 गुणसूत्रों के लिए 2n और 23 गुणसूत्रों के लिए लिखेंगे n। तो यहाँ पर जो ये प्राइमरी जर्म सेल है वो कैसी है, ये है 2n। ये कैसी है, ये भी है 2n, और ये कैसी है, अब अंदर लिख देती हूँ, इजी वे में अपन को समझ में आए इसीलिए 2n, ये भी है 2n। ठीक है, जो प्राइमरी oocyte है वो बेसिकली है हमारा 46 गुणसूत्र का, 46 क्रोमोसोम का, और मींस 2n का। तो यहाँ पर जो ये प्राइमरी oocyte है वो भी कितना है, 2n। ठीक है, अब हमने क्या पढ़ा था, जो
कोशिकाएं होती है, ओवरीज की कोशिकाएं, हमने जनन कोशिकाओं में क्या होता था कि मियोसिस होता था, ये हमने पढ़ा था। तो मियोसिस अब हमको यहाँ से स्टार्ट करना है। क्या होगा इस टर्शरी फॉलिकल में, ये क्या है टर्शरी फॉलिकल। अब इस टर्शरी फॉलिकल में होगा मियोसिस स्टार्ट। मियोसिस के भी 2 स्टेप होते हैं, मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड। मियोसिस फर्स्ट के थ्रू क्या बनता है, 2 सेल बनती है जिनमें गुणसूत्रों की संख्या आधी होती है। आधी मीन्स क्या हो जाएगी n। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा, गुणसूत्रों की 2 सेल बनेगी, एक तो ये बन गई और एक यहाँ पर एक और बन जाती है, ठीक है। 2 सेल यहाँ पर बन गई, किसके थ्रू, मियोसिस फर्स्ट के थ्रू। क्या हुआ यहाँ पर, मियोसिस फर्स्ट। आप ध्यान लगा के समझिएगा तो आपको सब समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा टिपिकल है, ज्यादा टिपिकल नहीं है, थोड़ा सा टिपिकल है, टर्म्स टिपिकल हो जाती है, बट अगर आप ध्यान से समझेंगे, बोर्ड पर फोकस कर कर समझेंगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। तो हम क्या देख रहे हैं कि प्राइमरी ओसाइट जो है वो है 2n, और ये कौन सा फॉलिकल है, टर्शरी फॉलिकल। अब इसमें क्या होगा, मियोसिस फर्स्ट इसमें होगा। मियोसिस फर्स्ट होगा तो 2 कोशिकाएं बनेगी जिनमें गुणसूत्रों की संख्या क्या होगी, आधी होगी। आधी मीन्स n मीन्स 23 क्रोमोसोम यहाँ पर होंगे। तो ये गुणसूत्रों की संख्या हमने बना दी। अब ये सब तो चीजें होती रहती है, ये सब तो हो रही है पीछे बैकग्राउंड में। इसके अलावा क्या है, हमारा FSH भी एक्टिव है। FSH एक्टिव है तो क्या हो रहा है, ये जो फॉलिक्यूलर सेल्स है उनका भी डेवलपमेंट हो रहा है। फॉलिक्यूलर सेल और ज्यादा डेवलप हो जाती है और यहाँ पर क्या बनती है, यहाँ पर कुछ इस तरीके की सेल्स बन जाती है चारों तरफ। ये कोशिकाएं तो आपको पता ही है कि कोशिका हम इस तरीके से बनाते हैं, तो इस तरीके से यहाँ पर कुछ सेल्स बनती जाती है और उनके मतलब थोड़ा थोड़ा उनमें डिफरेंस आता जाता है। तो ये हमने क्या बना दी, सेल्स, किसके चारों तरफ, प्राइमरी फॉलिकल। ये जो प्राइमरी ओसाइट है उसमें विभाजन हुआ तो उससे क्या बना, n उससे बना। गुणसूत्रों की संख्या कितनी है, 23। ये जो अंदर की संरचना है इसको हम क्या कहेंगे, इसको प्राइमरी ओसाइट कहा, इसको हम कहेंगे सेकेंडरी ओसाइट। क्या कहेंगे इसको, सेकेंडरी ओसाइट। सेकेंडरी ओसाइट हम इसको कहेंगे। और ये जो पूरी संरचना है, यहाँ पर जो ये संरचना बनी हुई है, इसको भी हम एक नाम देंगे और इसका नाम है यहाँ पर ग्राफियन फॉलिकल। ग्राफियन नाम आपको सुना सुना लग रहा होगा, ग्राफियन फॉलिकल इसको हम कहते हैं, ठीक है। तो एक तो क्या बना, ग्राफियन फॉलिकल, किससे, मियोसिस फर्स्ट से। एक ये जो छोटी कोशिका बनी है इसका भी यहाँ पर एक नाम है और वो नाम क्या है, पोलर बॉडीज। इनको कहेंगे, बायो में हम क्या कर रहे हैं, नाम देने का काम कर रहे हैं ओनली। तो यहाँ पर इसको क्या कहेंगे, पोलर बॉडीज, पोलर बॉडी, ध्रुवीय कोशिका, ठीक है। ये हमने यहां तक देख लिया। अब आगे क्या होगा, आगे क्या होगा, पिट्यूटरी ग्लैंड हम पढ़ रहे थे, जीटीएच पढ़ रहे थे, गोनेडोट्रोपिन हार्मोन, एफएसएच का फंक्शन हमने देख लिया। यहाँ पर कौन कौन सा हार्मोन सक्रिय है, एफएसएच, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। एक हमने पढ़ा था एलएच, एलएच क्या करता था, याद हो आपको, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ग्राफियन फॉलिकल से अंडोत्सर्ग को प्रेरित करता था, ओव्यूलेशन को वो प्रेरित करता था। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया है, ग्राफियन फॉलिकल। अब इस ग्राफियन फॉलिकल से क्या होगा, एलएच के प्रभाव में यहाँ पर होगा अंडोत्सर्ग, ओव्यूलेशन यहाँ पर होगा, क्या होगा, ओव्यूलेशन। और इस ओव्यूलेशन से यहाँ पर क्या होगा, ये जो सेकेंडरी ओसाइट हमने पढ़ा है, ये सेकेंडरी ओसाइट ओव्यूलेशन के प्रोसेस में बाहर निकलकर आ जाएगा। क्या होगा, ये जो सेकेंडरी ओसाइट है वो इस ओव्यूलेशन के प्रोसेस में बाहर निकल कर आ जाएगा और इसी को हम क्या कह देते हैं, ओवम, इसी को कह देते हैं। तो क्या हुआ, ओव्यूलेशन में ये सेकेंडरी ओसाइट
बाहर निकल कर आ गया और इसी को हम ओवम कह देते हैं। ठीक है, सेकेंडरी ओसाइट आ गया, पर अभी भी हमारा क्या हुआ है, मियोसिस फर्स्ट हुआ है। ओनली 4 कोशिकाएं बनानी थी हमको तो मियोसिस करके, तो मियोसिस फर्स्ट तो हो गया हमारा, जिससे 2 कोशिकाएं बन गई। अब मियोसिस सेकंड हमारा अभी बाकी है। ओव्यूलेशन की प्रोसेस हमने देख ली, ओवम बाहर आ गया है ग्राफियन फॉलिकल से, और इसके बाद ये तो बाहर आ गया, और ये जो बची हुई संरचना है और इसके सेकेंडरी ओसाइट के बाहर जो बची हुई संरचना है उसको हमने एक नाम दिया था। क्या नाम दिया था, याद कीजिए, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन से ही रिलेटेड नाम है। ये जो बाहर बची जो संरचना है इसको कहा जाएगा कार्पस ल्यूटियम। क्या कहा जाएगा, कार्पस ल्यूटियम। ठीक है, और इसीलिए एलएच हार्मोन का क्या नाम था, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ये जो कार्पस ल्यूटियम यहाँ पर बना है ये भी क्या करता है, ये भी आगे हार्मोन का सिक्रेशन करता है। कौन से हार्मोन, प्रोजेस्टेरोन। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का मेनली ये सिक्रेशन करता है, तो इसको भी हम बाद में देख लेंगे। यहाँ पर मैं पी ही लिख देती हूँ, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का यहाँ पर सिक्रेशन होता है। अभी तो हमको क्या करवाना है, मियोसिस सेकंड भी हमको करवाना है, तो उसके लिए मैं अलग कलर ले लेती हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कि यहाँ पर मियोसिस सेकंड हुआ है। 2 कोशिकाएं हमारे पास बनी है मियोसिस फर्स्ट से। अब इन दोनों कोशिकाओं में ही क्या होगा, मियोसिस सेकंड होगा। सबसे पहले पोलर बॉडी ले लेते हैं, मियोसिस सेकंड। इसमें जो मियोसिस सेकंड होगा उससे 2 कोशिकाएं बनेगी, और मियोसिस सेकंड कैसा होता है, समसूत्री विभाजन जैसा ही होता है, मतलब उसमें गुणसूत्रों की संख्या समान रहती है। तो इसमें अगर n है तो आगे भी कौन सी होगी, n प्रकार की कोशिकाएं बनेगी। तो आगे यहाँ पर भी n और यहाँ पर भी n, और ये जो 2 सेल्स बनी है इनको भी क्या कहा जाता है, पोलर बॉडीज। ये कोई काम की नहीं है, ये जो ओव्यूलेशन की प्रोसेस है उसमें हमारा सेकेंडरी ओसाइट जो बाहर आया है वही काम का है, और उसी को वही स्पर्म से कांटेक्ट करता है, और फर्टिलाइजेशन किसके द्वारा ही होता है, इस सेकेंडरी ओसाइट के द्वारा ही। अब ये सेकेंडरी ओसाइट हमने देख लिया, सेकेंडरी ओसाइट में भी मियोसिस सेकंड होना है। क्या होना है, मियोसिस सेकंड इसमें होना है। लेकिन क्या होता है, मियोसिस सेकंड इसमें पहले नहीं होता है, स्पर्म इसके कांटेक्ट में आ जाता है तब इसमें मियोसिस सेकंड होता है। तो क्या होगा, फेलोपियन नलिका में हमारा पहुंच जाएगा सेकेंडरी ओसाइट। ठीक है, फेलोपियन नलिका में सेकेंडरी ओसाइट पहुंच गया और स्पर्म इससे कांटेक्ट कर गया। ये स्पर्म जो है मैंने यहाँ पर बना दिया, स्पर्म का इससे कांटेक्ट हो गया, दिख रहा होगा आपको। तो स्पर्म से कांटेक्ट होते ही इसमें मियोसिस सेकंड चालू हो जाता है, और मियोसिस सेकंड के द्वारा यहाँ पर 2 सेल बनती है। एक तो बनेगी यहाँ पर छोटी सेल इनकी तरह ही, और एक यहाँ पर बनेगी थोड़ी बड़ी कोशिका, और ये जो कोशिका है उसे ही कहा जाता है ओवम। और ये जो 3 कोशिकाएं हैं इनको कहा जाता है पोलर बॉडीज। आप बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो, इसको हम एक और बार रिवाइज कर लेंगे तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अभी के लिए आपको समझ में आया होगा कि जो oogenesis की प्रोसेस है वो कैसे होती है। ठीक है, इसको अभी मैं एक और बार रिवाइज करा देती हूँ, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। देखिए क्या हुआ, ओवरीज में ओवम का उत्पादन हमको करना है, उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, oogenesis उसको कहा जाता है। oogenesis हमने लिख दिया। एक ये टर्म आपको याद रखनी है, 46 गुणसूत्र कितने होते हैं, 46 होते हैं। 46 को क्या कहा जाता है, 2n। 2n क्यों कहा जाता है, 23 इंटू 2, और 46 का आधा कितना होगा, 23, और उसको हम क्या कह देंगे, n कह देंगे। 2n मीन्स तो होता है डिप्लॉइड और n मीन्स होता है हैप्लॉइड, ये टर्म आपको याद रखनी है। अब आगे क्या होता है, जब जो चाइल्ड होता है, फीमेल चाइल्ड होता है, वो गर्भावस्था के दौरान ही उसमें ये सारे डेवलपमेंट हो जाते हैं। कौन से सारे डेवलपमेंट, उसकी ओवरीज में प्राइमरी जर्म सेल होगी, प्राइमरी जर्म सेल उगोनिया में कन्वर्ट हो जाएगी। उगोनिया क्या है, अंडजननी कोशिका है, उसके आकार में वृद्धि होगी, और आकार में वृद्धि होके उसको हम क्या कहेंगे, प्राइमरी oocyte उसको कहेंगे। ये सारी जो प्रक्रिया है वो कहाँ पर चल रही है, भ्रूण में। अब आगे क्या होगा,
जब किशोरावस्था आती है, 11 से लेकर 18-19 वर्ष की आयु के बीच क्या होता है, प्यूबर्टी आती है, उसमें परिवर्तन होते हैं, सेक्सुअल जो मैच्योरिटी है वो आती है। तो क्या होता है उस टाइम, एफएसएच सिक्रेट होगा, एलएच सिक्रेट होगा, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, ये हार्मोन सिक्रेट होते हैं। तो क्या है, एफएसएच के प्रभाव में फॉलिक्यूलर सेल का डेवलपमेंट चालू हो जाता है। सबसे पहले तो फॉलिक्यूलर सेल्स जो है वो इस प्राइमरी ओसाइट के चारों तरफ एकत्रित हो जाती है, एक लेयर बना लेती है, और प्राइमरी ओसाइट के चारों तरफ जो फॉलिक्यूलर सेल की लेयर बनी है उसको क्या कहा जाएगा, प्राइमरी फॉलिकल। अब ये फॉलिकुलर सेल और डेवलपमेंट करती जाती है, फॉलिकुलर सेल और डेवलपमेंट करेगी तो सेकेंडरी फॉलिकल बनेगा, फिर सेकेंडरी से टर्शरी बनेगा, उसमें और ज्यादा डेवलपमेंट हो जाएगा, फिर टर्शरी फॉलिकल हमने यहाँ पर बना लिया, फॉलिकुलर सेल्स भी बना ली, काफी ज्यादा बन गई है यहाँ पर। फिर अंदर क्या है, अंदर अभी भी प्राइमरी ओसाइट है। अब आगे क्या होगा, इस प्राइमरी ओसाइट में जो कि टर्शरी फॉलिकल का है उसमें होगा मियोसिस फर्स्ट। और मियोसिस फर्स्ट कैसा होता है, उसमें आगे जो कोशिकाएं बनेगी दो, उनमें गुणसूत्रों की संख्या आधी रह जाती है। मियोसिस 2 पार्ट में होता है, मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड। मियोसिस फर्स्ट में क्या होता है, जो पेरेंट सेल है और डॉटर सेल उससे दो बनेगी, उनमें गुणसूत्रों की संख्या आधी रह जाती है। पेरेंट सेल से डॉटर सेल में गुणसूत्रों की संख्या आधी रह जाती है। और मियोसिस सेकंड में क्या होता है, समसूत्री विभाजन के जैसा होता है, माइटोसिस के जैसा होता है, उसमें गुणसूत्रों की संख्या सेम रहती है। तो यहाँ पर मियोसिस फर्स्ट हुआ, दो कोशिकाएं बनी, उनमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी कितनी रह गई, एन एन। अब ये जो कोशिका बनी इसको तो प्राइमरी ओसाइट कहते थे, इसको सेकेंडरी ओसाइट हमने नाम दे दिया। अब इसके चारों ओर भी फॉलिक्यूलर सेल्स है। अब ये जो फॉलिक्यूलर सेल्स है और ये पूरी जो संरचना यहाँ पर बनी इसको क्या कहा, ग्राफियन फॉलिकल। और अदर जो संरचना बनी जिसमें गुणसूत्रों की संख्या आधी है उसको हमने कहा पोलर बॉडी या ध्रुवीय कोशिका। अब आगे क्या होगा, एलएच हार्मोन जब हम पढ़ते थे तो पढ़ते थे कि ग्राफियन फॉलिकल से अंडोत्सर्ग को कौन प्रेरित करता है, एलएच हार्मोन। तो ग्राफियन फॉलिकल यहाँ पर आ गया। अब यहाँ पर क्या होगा, एलएच हार्मोन के प्रभाव में यहाँ पर ओव्यूलेशन होगा, और ओव्यूलेशन से यहाँ पर क्या बनेगा, सेकेंडरी ओसाइट बाहर निकल के आ जाएगा। मींस जो ओवम है जिसका फर्टिलाइजेशन होना है वो बाहर निकल के आ जाएगा, और इसके चारों तरफ जो ये संरचना है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, कार्पस ल्यूटियम में। और कार्पस ल्यूटियम खुद किसका सिक्रेशन करता है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का। ठीक है, यहाँ पर सेकेंडरी ओसाइट बन गया। अब अभी तो मियोसिस फर्स्ट ही हुआ है, मियोसिस सेकंड भी हमको करवाना है, तो कैसे करवाएंगे, यहाँ पर जब ये सेकेंडरी ओसाइट स्पर्म के कांटेक्ट में आएगा, कौन सी जगह पर, फेलोपियन ट्यूब में। फेलोपियन ट्यूब में ये स्पर्म के कांटेक्ट में आएगा तो इसमें मियोसिस सेकंड स्टार्ट हो जाएगा। मियोसिस सेकंड जब स्टार्ट होगा तो इससे दो कोशिकाएं बनेगी। मियोसिस सेकंड समसूत्री विभाजन के जैसा होता है, इसलिए जो पेरेंट सेल है और जो डॉटर सेल है उनमें गुणसूत्रों की संख्या समान रहेगी। पेरेंट मतलब इसमें विभाजन हो रहा है तो इसको हमने पेरेंट सेल बोल दिया। तो इसमें विभाजन होके जो कोशिकाएं बनेगी दोनों में गुणसूत्रों की संख्या समान रहेगी, यहाँ पर भी एन, यहाँ पर भी एन। और इसी प्रकार इस पोलर बॉडी में भी होगा मियोसिस सेकंड, तो यहाँ भी दो, टोटल तो 4 कोशिकाएं बन गई, लेकिन हमारे लिए काम की केवल एक ही कोशिकाएं, कौन सी, एन, ओवम। और यही जो कोशिका है वो ही आगे जाकर स्पर्म से कांटेक्ट होकर और जायगोट में ये कन्वर्ट होती है। तो ये हमने देखा जेनेसिस। आपको मैं आशा करती हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। अब इसके बाद हमको एक और प्रोसेस देखनी है। अब वो प्रोसेस कौन सी है, वो है हमारी मेंस्ट्रुअल साइकिल। कौन सी प्रोसेस है, मेंस्ट्रुअल साइकिल, मासिक चक्र। उस तो नेक्स्ट हम क्या देखेंगे, मेंस्ट्रुअल साइकिल। इसको भी आप ध्यान लगा के समझिएगा। मेंस्ट्रुअल साइकिल, अब ये क्या होती है,
मासिक चक्र जो होता है वो उसका जो टाइम पीरियड होता है वो लगभग 1 मंथ का होता है, 1 से लेकर 28 दिन तक, कभी कभी 30 दिन भी आप उसको मान सकते हैं। तो उस दौरान सबसे पहले तो अपन देख लेते हैं कि होता क्या क्या है, फिर हम उसको पूरे को समराइज करेंगे, तब आपको मासिक चक्र समझ में आ जाएगा। अभी के लिए तो आप इतना ही समझिए कि 1 महीने के दौरान जो फीमेल है उसका रिप्रोडक्टिव पार्ट है उसमें भी यूट्रस में और ओवरी में कुछ चेंजेस होते हैं। किसमें चेंजेस होते हैं? मेंस्ट्रुअल साइकिल सबसे पहले तो 1 से लेकर 28 डे या फिर 30 डे का होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल, जो मासिक चक्र जो है। और इसमें क्या होता है, फीमेल के यूट्रस और ओवरी इसमें कुछ चेंजेस होते हैं। अब वो चेंजेस क्या होते हैं वो तो जब हम आगे पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो इसमें कुछ चेंजेस होते हैं, वो जो चेंजेस है उनको हम कहेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल। अब देखते हैं हम होता क्या है। देखिए, आपने पढ़ी थी पिट्यूटरी ग्लैंड, कौन सी ग्लैंड पढ़ी थी? पिट्यूटरी ग्लैंड। पीयूष ग्रंथि आपने पढ़ी थी। पीयूष ग्रंथि से क्या होता है? पीयूष ग्रंथि से यहाँ पर आ तो जाएगा ना, ये बोर्ड छोटा ना पड़ जाए बस। तो पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड से हमने देखा था कि इससे होता है जीटीएच, गोनेडोट्रोपिन हार्मोन का सिक्रेशन। गोनेडोट्रोपिन हार्मोन में भी कौन कौन से थे? 2 हार्मोन, एफएसएच और एलएच। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं एफएसएच और एलएच, इधर लिख देती हूँ मैं, ठीक है। एफएसएच और एलएच का सिक्रेशन होता है पीयूष ग्रंथि से। और ये क्या काम करते हैं अभी आगे ही हम देख कर आए हैं कि जो ऊसाइट थी उससे क्या बना था, प्राइमरी ऊसाइट से सेकेंडरी ऊसाइट, ये सारी क्रियाएं हुई थी। तो सबसे पहले हम क्या बना लेते हैं यहाँ पर, ये है हमारा प्राइमरी ऊसाइट, ठीक है। प्राइमरी ऊसाइट यहाँ पर बना। प्राइमरी ऊसाइट के बाद क्या बना था? प्राइमरी oocyte के बाद ये किसमें परिवर्तन देख रहे हैं हम? अंडाशय में, ओवरी में होने वाले परिवर्तन हम सबसे पहले देख रहे हैं। ओवरी में होने वाले परिवर्तन क्या क्या है वो देख रहे हैं। तो प्राइमरी oocyte बना। प्राइमरी oocyte के बाद क्या हुआ था, जो फॉलिक्यूलर सेल है वो प्राइमरी oocyte के चारों तरफ एकत्रित हो गई थी। तो यहाँ पर हम बना देते हैं फॉलिक्यूलर सेल, ठीक है। ये फॉलिक्यूलर सेल बना दी। और अंदर कौन है? अंदर अभी भी ये प्राइमरी oocyte है और ये क्या है? फॉलिक्यूलर सेल। और इसको क्या कहेंगे? इसको कहेंगे प्राइमरी फॉलिकल, ठीक है। प्राइमरी फॉलिकल इसको हम कहेंगे। प्राइमरी फॉलिकल से क्या बना था? प्राइमरी फॉलिकल से बना था सेकेंडरी, सेकेंडरी से टर्शरी। ये क्रियाएं हुई थी, आपको याद हो तो, ठीक है। तो प्राइमरी फॉलिकल से बना था सेकेंडरी फॉलिकल, सेकेंडरी से बना था टर्शरी फॉलिकल। और टर्शरी फॉलिकल कैसा था? इनमें हो क्या रहा है, इस एफएसएच हार्मोन का प्रभाव यहाँ पर हो रहा है। एफएसएच हार्मोन का प्रभाव हो रहा है। तो क्या हो रहा है, ये जो फॉलिक्यूलर सेल्स हैं, ये जो फॉलिक्यूलर सेल्स हैं ये डेवलप हो रही है। एफएसएच का नाम ही क्या है? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, मींस फॉलिक्यूलर सेल्स यहाँ पर डेवलप हो गई। अब यहाँ पर फॉलिक्यूलर सेल डेवलप हुई, यहाँ पर और ज्यादा हो जाएगी, उनकी संख्या में वृद्धि हो जाएगी, यहाँ पर और ज्यादा हो जाएगी। हमको ज्यादा होच पोच नहीं करना है, इसलिए मैं इनका डायग्राम नहीं बना रही हूँ। टर्शरी फॉलिकल का एक बार के लिए बना देती हूँ। टर्शरी फॉलिकल में क्या होगा, ये सेल्स और ज्यादा बन जाएगी। यहाँ पर देखिए ये सेल्स हमने यहाँ पर बना दी है। ये क्या है? टर्शरी फॉलिकल। अब टर्शरी फॉलिकल से क्या बनेगा आगे? ग्राफियन फॉलिकल। टर्शरी फॉलिकल से क्या बनेगा? ग्राफियन फॉलिकल।
तो टर्शरी फॉलिकल तो होता था हमारा, आपको याद हो अभी अभी हमने पढ़ा था, टर्शरी फॉलिकल है हमारा 2n, द्विगुणित है ये। और टर्शरी फॉलिकल से जो ग्राफियन फॉलिकल बनेगा वो कैसा होगा, वो होगा हैप्लॉइड, उसमें n कोशिका रहेगी। तो ये टर्शरी फॉलिकल से हम यहाँ पर बना रहे हैं ग्राफियन फॉलिकल। ये हम क्या बना रहे हैं, ग्राफियन फॉलिकल। और इसके ऊपर क्या है, फॉलिक्यूलर सेल्स है। ठीक है, समझ में आ रहा होगा आपको, हमने क्या बनाया, ग्राफियन फॉलिकल। यहां पर लिख देते हैं ग्राफियन फॉलिकल। ठीक है, और इसमें जो ये कोशिका हमने बनाई वो कैसी बनाई, वो बनाई हमने हैप्लॉइड। मतलब यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर मियोसिस फर्स्ट हमारा हो गया है, ग्राफियन फॉलिकल बन गया, फॉलिक्यूलर सेल बन गई। एफएसएच क्या करता था, फॉलिक्यूलर सेल्स का डेवलपमेंट करने का काम करता था। और इसके अलावा जो ये फॉलिक्यूलर सेल्स है उनसे भी हार्मोन का सिक्रेशन करवाने का। ये जो फॉलिक्यूलर सेल्स है इनसे कौन सा हार्मोन सिक्रेट होता है, इनसे सिक्रेट होता है एस्ट्रोजन। यहाँ तक क्या काम कर रहा है, मेनली यहाँ तक एफएसएच काम कर रहा है। और यहाँ पर जो ये फॉलिक्यूलर सेल्स है, आपको याद होगा हम जब वो पढ़ रहे थे एफएसएच तो हमने देखा था फॉलिक्यूलर सेल्स। तो इन फॉलिक्यूलर सेल्स से क्या होगा, एस्ट्रोजन हार्मोन, एस्ट्रोजन हार्मोन। यहाँ पर क्या होगा, एस्ट्रोजन हार्मोन का यहाँ पर सिक्रेशन होगा। इस एस्ट्रोजन हार्मोन के क्या कार्य हैं वो हम अभी आगे देखेंगे। तो यहाँ पर हमने ग्राफियन फॉलिकल तक देख लिया। अब ये जो प्रोसेस है, ये वाली प्रोसेस कितने दिनों में होती है, ये देखिए आप, ये जो प्रोसेस है यहाँ तक हमने देखी, ये पूरी प्रोसेस होती है 1 to 14 डे, 1 से 28 दिन तक हमको देखना है। तो 1 से लेकर 14 दिन तक, 1 से लेकर 14 डेज तक होती है ये पूरी प्रोसेस, जिसमें क्या बनता है, ग्राफियन फॉलिकल। अब जो LH है, LH अब एक्टिव होता है। ग्राफियन फॉलिकल से क्या करना है, अंडोत्सर्ग करना है। अंडोत्सर्ग करना है तो कौन एक्टिव होगा, ये LH भाई साहब, LH हार्मोन। तो LH हार्मोन यहाँ पर आएगा और LH हार्मोन क्या करेगा, ग्राफियन फॉलिकल से जो N है ओव्यूलेशन करेगा और ये जो N आकार की कोशिका है, N गुणसूत्र वाली कोशिका है, उसको बाहर निकालेगा। तो LH हार्मोन ने क्या किया, इस N को बाहर निकाल दिया। और ये N क्या थी, ये थी सेकेंडरी oocyte, N को बाहर निकाल दिया और ये क्या है, सेकेंडरी oocyte। ठीक है, सेकेंडरी oocyte। और इसके अलावा ये जो बची हुई संरचना है वो भी बाहर निकल गई, मतलब दोनों अलग अलग हो गए। तो ये जो बची हुई संरचना है उसको भी हम यहाँ पर ड्रॉ कर देते हैं। ये बची हुई संरचना मैंने ड्रॉ कर दी है। बची हुई संरचना को क्या कहा था, कार्पस ल्यूटियम। क्या कहा है, कार्पस ल्यूटियम। ठीक है, यहाँ तक तो आपको इजीली समझ में आ गया होगा, हम पहले ही पढ़ के आए ये सारी प्रोसेस। तो 1 से 14 डेज तक तो एफएसएच एक्टिव है। एलएच कब एक्टिव होगा, 14 डे पर। एलएच 14 ऑफ डे पर एलएच एक्टिव होगा और ये क्या करेगा, ओव्यूलेशन। ठीक है, ओव्यूलेशन ये यहाँ पर करेगा। अब ये जो कार्पस ल्यूटियम है वो क्या करता है, कार्पस ल्यूटियम भी यहाँ पर 2 हार्मोन का सिक्रेशन करता है। कौन से 2 हार्मोन देख लेते हैं हम। ये जो कार्पस ल्यूटियम है वो करेगा एस्ट्रोजन का भी, ज्यादा मात्रा में ये प्रोजेस्टेरोन का करता है, तो फर्स्ट हम प्रोजेस्टेरोन लिख लेते हैं। तो क्या करेगा ये, प्रोजेस्टेरोन का सिक्रेशन, प्रोजेस्टेरोन का सिक्रेशन करेगा। और इसके अलावा और क्या करेगा, एस्ट्रोजन का भी, पर एस्ट्रोजन थोड़ा कम होता है इससे, प्रोजेस्टेरोन तुलनात्मक रूप से ज्यादा स्त्रावित होता है। तो यहाँ पर हमने देख लिया
ये कौन से परिवर्तन, अंडाशय में होने वाले परिवर्तन। ये हमने क्या देखे, अंडाशय में होने वाले परिवर्तन। ठीक है, अब हमने क्या देख लिया, अंडाशय में होने वाले परिवर्तन। अब हमको क्या देखने हैं, यूट्रस में होने वाले परिवर्तन। गर्भाशय में कौन से परिवर्तन होंगे इस दौरान। तो देखिए आप, मैं क्या करती हूँ, हमने जो यूट्रस बनाया था, देखिए आप यूट्रस देखिए, ये जो यूट्रस बनाया है ना, इसकी मैं इतनी सी ये जो सेक्शन है, ये वाला जो सेक्शन है उसको लेकर मैं वहां नीचे बनाऊंगी। तो आप समझिएगा कि मैंने ये वाला सेक्शन बनाया है, मीन्स एक प्रतीकात्मक रूप से दर्शाने के लिए। पूरा यूट्रस तो वहां पर नहीं बनाएंगे, जगह भी नहीं है इतनी, तो इतना सा सेक्शन हम बनाते हैं। तो देखिए नीचे में क्या बना रही हूँ, यूट्रस, ये यूट्रस की लाइनिंग में बना रही हूँ। ठीक है, ये क्या बनाया, यूट्रस। मीन्स हम समझने के लिए देख रहे हैं कि यूट्रस में उस टाइम क्या होगा। तो देखिए 1 to 14 डे एस्ट्रोजन हार्मोन का सिक्रेशन तो हो रहा है, लेकिन 1 to 5 डे क्या होगा, 1 से लेकर 5 दिन तक जो ये एस्ट्रोजन हार्मोन है उसका सिक्रेशन कम होगा। क्या होगा, एस्ट्रोजन का सिक्रेशन क्या होगा, कम होगा। अब एस्ट्रोजन का सिक्रेशन कम होगा तो क्या होगा, यहां पर हमने क्या बनाई थी, यूटेराइन वॉल हम यहां पर बना देते हैं। यहां पर क्या थी, यहां पर मान लीजिए इतनी यूटेराइन वॉल है, तो यहां पर एस्ट्रोजन हार्मोन का सिक्रेशन कम है, तो क्या होगा, एस्ट्रोजन हार्मोन क्या रोल प्ले करता है, यूटेराइन वॉल को बनाने का काम करता है, प्रोजेस्टेरोन भी वही काम करता है। तो अगर सिक्रेशन कम है, सारे ही हार्मोन का सिक्रेशन कम है इस जगह पे, जितने भी हार्मोन्स है एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन ये सब, उनका सिक्रेशन कम है। तो सिक्रेशन कम है तो यहाँ पर 1 से 5 दिन तक ये जो यूट्राइन वॉल है वो यहाँ पर डैमेज होने लग जाएगी, यूट्राइन वॉल यहाँ पर नष्ट होने लग जाएगी। यहाँ पर क्या होगा कि यूट्राइन वॉल में ब्लड वेसल्स भी रहती है। ठीक है, तो 1 से 5 दिन तक का देख रहे हैं हम, 1 से लेकर 5th डे तक, 1 से 5 दिन तक क्या होगा, ये जो यूट्राइन वॉल यहाँ पर बनी है ये यहाँ पर क्षतिग्रस्त रहेगी, ये यहाँ पर ऐसी नहीं रहेगी, यहाँ पर क्या होगा, ये क्षतिग्रस्त हो जाएगी। और क्षतिग्रस्त होके यहाँ से क्या निकलेगा, क्योंकि यहाँ पर है ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स यहाँ पर है, और ये यूट्राइन वॉल क्षतिग्रस्त हो गई। ये कौन सी है, एंडोमेट्रियम। हमने यूट्रस की 2 वॉल देखी थी, एंडोमेट्रियम और मायोमेट्रियम। तो ये कौन सी है, ये भी नाम यहाँ पर लिख लेते हैं एक बार, एंडोमेट्रियम। तो ये एंडोमेट्रियम भी यहाँ पर क्षतिग्रस्त होने लग जाएगी। एंडोमेट्रियम की भी एक परत होती है स्ट्रेटम फंक्शनली परत, आपको इतना डीप जाने की जरूरत नहीं है। एंडोमेट्रियम की स्ट्रेटम फंक्शनली परत यहाँ पर नष्ट होने लग जाएगी, और यहाँ पर नष्ट होने लग जाएगी तो क्या होगा, ये क्या हो रही है, यहाँ पर नष्ट हो रही है, नष्ट हो रही है तो यहाँ से ब्लड निकलेगा, और ब्लड निकलकर उसको कौन सा पाथ मिलेगा, यूट्रस से वो जाएगा वेजाइना के थ्रू बॉडी से बाहर। तो ये जो ब्लड फ्लो है वो वेजाइना के थ्रू बॉडी से बाहर निकलेगा 1 से 5 दिन तक। और ये जो दिन का प्रोसेस है वो फीमेल टू फीमेल वेरी करता है, किसी में ये ज्यादा हो सकता है, किसी में कम भी हो सकता है। लाइक आप एक एवरेज ले लीजिए, 5 से 3-4 दिन ज्यादा या फिर कम। तो 1 से 5 दिन तक हमने ये प्रोसेस देख लिया। अब क्या होगा, छठे से लेकर 6th से लेकर 14th डे तक इसका सिक्रेशन क्या होगा, ज्यादा होगा, किसका, इस एस्ट्रोजन हार्मोन का। अब इसका सिक्रेशन ज्यादा होगा तो क्या होगा, यहाँ पर जो ये यूट्राइन वॉल नष्ट हो चुकी थी, धीरे धीरे नष्ट हो रही है और पूरी नष्ट हो चुकी है, यहाँ तक स्ट्रेटम फंक्शनली परत उसकी एंडोमेट्रियम की यहाँ पर नष्ट हो गई। तो अब ये क्या होगा, एस्ट्रोजन हार्मोन के प्रभाव में ये दोबारा बनना प्रारंभ होगी, एस्ट्रोजन हार्मोन के प्रभाव में ये दोबारा बनना प्रारंभ होगी, दोबारा बनना प्रारंभ होगी। इसमें जो ब्लड वेसल हमने बनाई थी वो भी अच्छी तरीके से डेवलप होगी।
तो ये हम क्या बना रहे हैं, यूट्रस की एंडोमेट्रियम की स्ट्रेटम फंक्शनली परत, यूट्रस का एंडोमेट्रियम बेसिकली। तो एस्ट्रोजन के प्रभाव में ये दोबारा डेवलप हो गई है। कौन डेवलप हो गई है, ये एंडोमेट्रियम डेवलप होती जा रही है। देखिए आप, अब 14th डे आ गया, एस्ट्रोजन हार्मोन निकल रहा है यहाँ तक। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद भी कार्पस ल्यूटियम से कौन से हार्मोन निकल रहे हैं, कार्पस ल्यूटियम से यहाँ पर निकल रहा है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। क्या निकल रहा है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का भी यही काम होता है कि वो जो यूट्राइन वॉल जो है, यूट्रस की जो वॉल है उसका डेवलपमेंट करता है। और ये क्यों करता है डेवलपमेंट, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो है यूट्राइन वॉल है उसका डेवलपमेंट करता है। डेवलपमेंट क्यों करता है, क्योंकि क्या है कि अगर यहाँ पर फर्टिलाइजेशन हो जाता है 1 से लेकर 28 डे तक, यहाँ पर कौन सा टाइम पीरियड है, 14th से लेकर 28 डेज वाला। अगर इस दौरान फर्टिलाइजेशन अगर हो जाता है, निषेचन की क्रिया हो जाती है, तो क्या बनेगा, जाइगोट। और जाइगोट जो है उसका इम्प्लांटेशन कहाँ पर होता है, 7 दिन बाद गर्भाशय में होता है, गर्भाशय की भी वोल में। तो गर्भाशय की वोल में है जो वो भ्रूण है वो अच्छे से डेवलप हो सके, इसीलिए यूट्राइन वोल से ही वो अपना न्यूट्रिशन प्राप्त करता है, वहीं पर प्लेसेंटा के थ्रू अटैच होता है। तो वो डेवलप होगा तभी तो वो जाइगोट अच्छे से प्रॉपर अच्छे से डेवलप हो पाएगा। इसीलिए पहले ही ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन क्या करता है, जो यूट्राइन वॉल है उसका डेवलपमेंट करने का काम करता है। तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन यहाँ पर क्या करेगा, ये भी जो ये यूट्रस की वॉल है उसको डेवलप करने का काम करेगा। तो इस दौरान क्या हो रहा है, इस दौरान ये यूट्रस की वॉल डेवलप हो रही है। ठीक है, तो ये हमने देखा जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसके बारे में, जो अगर अंडाशय में होने वाले परिवर्तन है, और नीचे कौन सा परिवर्तन है, गर्भाशय में होने वाले परिवर्तन। ठीक है, इससे आगे हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज की क्लास में हम इतना ही करते हैं। आपको होप, मैं आशा करती हूँ आपको ये सब समझ में आया होगा। थैंक यू।